asking me to repeat. Ritesh is asking me to repeat question number 7, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एक बार देख लेते हैं फिर से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स। ठीक है, 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। ठीक है, तो ये सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स जो लिखा है ना रितेश, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स ले लिया मैंने कि क्योंकि हमें ब्राउन सॉक्स का नंबर नहीं पता, हम एक्स ले लेते हैं। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस डेट ऑफ ब्राउन पेयर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ब्राउन वाला जो सॉक्स है उसका 3 गुना ज्यादा ब्लैक वाले सॉक्स का रेट है, तो हम ब्राउन वाले सॉक्स के रेट वाई ले लेते हैं। तो ब्लैक वाले सॉक्स का रेट कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा, 3y है ना, 3 गुना ज्यादा y है इसका, तो 3 × y। करेक्ट, चलो ठीक है। तो अभी हम एक काम कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आगे क्या लिख रहा है? व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स विद ब्राउन सॉक्स। यानी कि उसने ब्लैक सॉक्स का जो रेट है वो ब्राउन सॉक्स का लगा दिया, और ब्राउन सॉक्स का जो रेट है वो ब्लैक सॉक्स का लगा दिया। ऐसा ऐसा करने पे जो बिल है वो 100% से इंक्रीज हो गया। 100% से इंक्रीज होने का मतलब बिल जो है वो डबल हो गया। अगर 10 रुपए का बिल बनना था तो 20 रुपए का बिल बन गया। ठीक है, इस टाइप से। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर, यानी कि वो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स। तो हमने एक्स अज्यूम किया है नंबर ऑफ ब्राउन, तो एक्स निकालना है। तो अगर मुझे बताओ कि कितने ब्राउन सॉक्स हैं हमारे पास? हमारे पास ब्राउन सॉक्स कितने हैं? एक्स है, एक्स। और एक्स नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स का प्राइस कितना है? प्राइस कितना है? वाई हमने अज्यूम किया ना, प्राइस ऑफ ब्राउन पेयर इज वाई, है ना? तो x इंटू वाई करने से हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ ब्राउन सॉक्स कितना है। क्लियर? अच्छा, ब्लैक सॉक्स कितने हैं? ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, कितने हैं? वाई तो प्राइस ऑफ ब्राउन सॉक्स था ना, ब्लैक सॉक्स कितने हैं? क्वेश्चन पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो। हाँ तो फिर 5 है। ठीक है, और कितना प्राइस है ब्लैक सॉक्स का? ब्राउन सॉक्स का प्राइस कितना है? 3 टाइम्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, है ना? सो 3 × y मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बोल रहा है कि दिस इज इक्वल, वो ये बोल रहा है कि चलो कोई नहीं, ये टोटल कितना हो जाएगा? प्राइस, ये है रियल प्राइस, है ना, ये रियल वाला प्राइस है। सही है, ये होना चाहिए। तो रियल प्राइस कितना आ जा रहा है? XY प्लस 15y, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस रियल। ठीक है, लेकिन क्लर्क ने गलती किया। क्लर्क ने गलती क्या किया? उसने ब्राउन सॉक्स लिए और उसने ब्लैक सॉक्स का रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्लैक सॉक्स का रेट 3y है, और उसने ब्लैक सॉक्स लिया और उसको ब्राउन सॉक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसके अगर ऐसा किया उसने तो क्या हो गया? प्राइस कितना आया? प्राइस डबल हो गया। डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ पी रियल। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी रियल का दुगना आया। सही है, तो अगर ये आया है तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 इसको भी नहीं लिखता हूँ, इसको आगे भी सॉल्व करता है ना। तो 3xy प्लस 5xy इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी रियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 8xy इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी रियल। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 4xy इज इक्वल टू पी रियल। लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। पी रियल यहाँ पे भी है, पी रियल यहाँ पे भी है। मैं इस पी रियल के वैल्यू में इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, XY प्लस 15y इज इक्वल टू 4xy। लिख सकता हूँ? ओके, अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 15y इज इक्वल टू 3xy, क्योंकि ये xy इक्वल टू किस साइड जा रहा है? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर y कट कैंसिल कर सकता हूँ मैं। फिर मैं x की वैल्यू 15/3
विच इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, अरे क्या हो गया, कहाँ पे मिस्टेक हो गई, somebody tell me where did I make mistake, कैलकुलेशन में कहीं तो गलती हुई है, बताओ कहाँ पे गलती हुई है। सेकेंड पार्ट में गलती हुई है, अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या गलती हुई है, उसने एक्स एक्स नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स है और 3 टाइम्स ब्राउन सॉक्स का प्राइस, ठीक है, और 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी रियल, ये तो है 100%, ये तो ठीक है। फिर ये है 3xy 5xy 2 पी रियल 8xy इक्वल टू 2 pxy से, क्या मिस्टेक है मुझे समझ में नहीं आया यश, कहाँ पे मिस्टेक हुआ। 15y, सर वो मल्टीपल का साइन, 4xy से तो पी रियल xy, मैंने यहाँ पे लिखा xy 15, 5 into y, ओ ओके, यस, मेरे को दिख गया मिस्टेक। देख रितेश, यहाँ पे यश ने बताया, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, ये 5 into y है, 5xy नहीं है, ये है ना 5 into y है, ये 5 into y है, ये 5xy नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, चलो इसको हम फिर से ठीक करते हैं, दिस इज द मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक हम करते हैं एग्जाम में भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3xy प्लस ये हो जाएगा 5y इजल टू 2 टाइम्स पी रियल, ठीक है, और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो जाने दो, इसको हम सीधा इक्वेशन 2 में हम डालते हैं पी रियल की वैल्यू, ताकि इजी हो तुम्हारे लिए, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, xy प्लस 15y इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स पी रियल है, ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पी रियल की वैल्यू ये थी, 2 टाइम्स पी रियल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 3xy प्लस 5y, क्या ये सही है, यहाँ समझ में आया, पक्का, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये कितना हो जाएगा, 2xy प्लस 30y इज इक्वल टू 3xy प्लस 5y, ठीक है, और 30y, ये y इस साइड लेके लेते हैं और ये 2xy इस साइड ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर 25y इज इक्वल टू xy, y और y कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, आंसर आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसी जल्दी 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 के चक्कर में हम कर देते हैं चलिए मिस्टेक, जो अभी मेरे से हुआ, क्या हुआ यहाँ पे x इंटू मल्टीप्लाइड बाय वाई मैंने लिखा, 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई, इसलिए कभी भी ना या तो मल्टीप्लाई वाला साइन यूज कर रहे हो तो करो, वरना फिर सीधा 5y लिख दो इस टाइप से, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा और फिर बाद में मैंने इसको xy ले लिया। थैंक यू यश। ठीक है, चलो समझ गए रितेश, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ फिर, अब आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
यश ने आंसर दिया है बी। राधिका भी का भी आंसर बी है। स्वास्तिक ने बोला है 10 बच्चे। अच्छा, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पता नहीं सेम क्वेश्चन है या फिर सेम क्वेश्चन है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, आई थिंक वर्क टाइम में किया था। ठीक है, तो रितेश आया आंसर? थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, ध्यान से समझेंगे और फिर बताना कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अ लिफ्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन। यानी कि एक इसका कहना है कि भाई एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में तुम 18 एडल्ट्स को बिठा दो, 18 बड़े लोग को बिठा दो, या फिर 30 चिल्ड्रंस को बिठा दो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 18 एडल्ट्स इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रंस। मतलब दोनों का वजन बराबर है, चाहे 18 बड़े लोग को बिठा लो, कर लो, या फिर 30 बच्चों को ले लो। ठीक है, तो ऐसा है। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स। तो बोल रहा है कि 12 एडल्ट के साथ कितना कितने बच्चे इसमें जा सकते हैं। अच्छा बताओ, अगर 18 एडल्ट 30 चिल्ड्रन के बराबर है, तो 12 एडल्ट कितने चिल्ड्रन के बराबर होंगे? कर लो इतना सॉल्व फटाफट, 15 सेकंड में सॉल्व करो। क्या रितेश, डाउट हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये 12/18 मल्टीप्लाइड में 30 कर लो। बिल्कुल ठीक है, तो उससे तुम्हारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे। 18 एडल्ट 30 बच्चों के बराबर है, तो इस 12 एडल्ट इतने के बराबर होंगे, या 6 से कर लो, 6 2 3, 10, यानी 20 चिल्ड्रन। यानी कि क्या मतलब है इसका, इसका कहना है कि भैया 12 एडल्ट जो है वो ऑलरेडी इस लिफ्ट में है ना, 12 एडल्ट ऑलरेडी इस लिफ्ट में है। यानी कि सपोज कर इस ये बराबर कितने हो गए, 20 बच्चों के। 12 एडल्ट ऑलरेडी लिफ्ट में है, और हमने अभी निकाला कि 12 एडल्ट 20 बच्चों के बराबर होता है। लिफ्ट की कैपेसिटी कितने बच्चों की है? 30 बच्चों की है। तो कितने बच्चे और आ सकते हैं? 10 बच्चे और आ सकते हैं, है ना, 30 - 20। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट करवाया यार, इस टाइप के क्वेश्चन ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं। इसमें तुम ये देख रहे होगे कि भाई 80% क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। और मेरे को लगता है ये स्वास्थ्य, यश, रक्षका, ये सब जितने भी लोग हैं इन लोगों को तो इजी लग रहा होगा कि भाई ठीक है, टेंशन फ्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, इसको करो। अच्छा, स्वास्थ्य का आंसर आया 12 गर्ल्स, यश का भी आंसर है 12। कोई नहीं, टेक 1 more minute, सॉल्व करो बाकी लोग।
आ गया आंसर रितेश? इजी क्वेश्चन है यार ये। मैंने तुम्हें, अच्छा, इसमें स्टेटमेंट समझने में डाउट हो रहा है? कोई नहीं, एक थोड़ा सा और ट्राई कर लो, 30 सेकेंड्स और। ठीक है रक्षका, उस तुम्हारा भी आंसर बी है। 30 सेकेंड्स और ट्राई कर लो, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। दिखाना रितेश कैसे कर रहे हो तुम। हाँ, टोटल का थर्ड फोर्थ बोल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 18 जो हैं वो बहुत वेरी टॉल बॉयज है ना, एंड दीज कंस्टिट्यूट ऑफ 3/4 ऑफ द बॉयज, यानी कि ये जो 18 बच्चे हैं ये 3/4 ऑफ टोटल बॉयज हैं। तो मुझे ये बताओ कि कितने टोटल बॉयज होंगे। जितने भी टोटल बॉयज है ना, उसके 3/4 चौथाई जो हैं वो वेरी टॉल है, मतलब ये 18 जो है। हाँ, तो अब तुम करो, अगर x टोटल नंबर ऑफ बॉयज है तो x का 3/4 18 आना चाहिए। x का 3/4 हाँ, वो 18 आना चाहिए। ये 18 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो इससे टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज x है, उसके 3/4 जो है वो टॉल है, और वो 18 है, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं। x की वैल्यू निकालो। x हो गई। ठीक है, करो करो। ये ठीक है, तो सर ये इससे इंटू कर सकते हैं, इंटू या डिवाइड। जो यहाँ पे जो नीचे है वो यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, ठीक है, यानी कि x 3x, बराबर, हाँ, सॉरी 3x हम्म, बराबर ये 72 72 आ गया, यानी x इक्वल टू, x बराबर 72 अपॉन 3। हाँ, करो अब x की वैल्यू निकालो। x 24 आ गया, यानी 24 टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए। 18। और क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो चीज नहीं है, वो ठीक है। ठीक है, तुम्हारा आ गया, अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। boys and total number of boys इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हारा 24 नंबर आया है, ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज है। हाँ अब ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने के बराबर है, ये 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। हाँ तो यानी कि अगेन, अगर स्टूडेंट्स को तुम y मान लो, हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर तुम y मान लो, हाँ ठीक है, तो इस y का जो 2/3 है, ये लिखा है ना, 2/3, टू थर्ड हाँ, तो 2/3 इंटू वाई, जैसे इसको किया था, y का 2/3 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा अब। और y की वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा ना और प्रैक्टिस की जरूरत है रितेश, तुम सिंपल चीजों में थोड़ा फंस रहे हो। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। केवल और केवल जो वर्ड्स हैं उसको नंबर्स में हमें कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि 18 टॉल बॉयज है क्लास में। इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ बॉयज, यानी कि मान लो, लेट्स अज्यूम टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टीबी ले लेता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, टीबी, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज टीबी हैं, तो मुझे बताओ कि क्या ये 18 टॉल बॉयज बराबर होंगे कितने के, 3/4, 3/4 ऑफ टीबी। क्वेश्चन यही बोल रहे हैं, 18 टॉल बॉयज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3/4 ऑफ द बॉयज, 3/4 ऑफ टोटल बॉयज है ना।
अच्छा, तो इस केस में मेरा इसको मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ मैथमेटिक फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाई टी बी इज इक्वल टू 18। ठीक है, दिस इम्प्लाइज टू टी बी इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 18 कट हो जाएगा, 3 6 18, 6 4 24। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 24 आ गए। ठीक है, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ चुके हैं 24। अब ये क्या बोल रहे हैं आगे कि the total number of boys is 2/3 of the total number of student। अब मैं अगला लेता हूं, लेट्स assume total number of students is equal to ts। टोटल स्टूडेंट्स को मैंने ts ले लिया। अब ये अगेन बोल रहा है कि भाई ये जो 24 है ना बॉयज, दीज आर इक्वल टू 2/3 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फिर मेरे को टीएस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी? 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 24 को डिवाइड किया, 12 12 3 जा 36, यानी 36 स्टूडेंट्स हो गए टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? गर्ल्स कितनी होगी? तो गर्ल्स कितनी होगी? टोटल स्टूडेंट माइनस माइनस टोटल बॉयज। ठीक है, टोटल स्टूडेंट माइनस टोटल बॉयज इज इक्वल टू टोटल गर्ल्स। करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने? 36। टोटल बॉयज कितने आए थे? 24। यानी कि टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 12। यानी कि देयर आर टोटल 12 गर्ल्स इन द क्लास। आंसर इज बी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 13 करो आप लोग। देखो ये हम स्लो स्लो कर रहे हैं क्लास में, बट मैं हमेशा ये कहूंगा कि अगर तुम्हें थोड़ा डाउट होता है, जैसे रितेश है, मैं और भी स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि प्लीज घर में जाकर के सेम क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया ना उसको दोबारा कर लो। डोंट इवन इफ यू डोंट नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जो हमने क्लास में किया ना उसी को रिपीट कर लो, उसको ही समझ लो, वही काफी है। उसी से तुम एग्जाम में स्कोर कर लोगे, जितना चाहिए क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। ठीक है, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया और सोचा कि ठीक है देख रहा हूँ समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये ना देखने से समझ में सारा कुछ आता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो कहीं पे सिली मिस्टेक होती है, कहीं पे थोड़ा बहुत ये समझ नहीं आता, अच्छा मैं यहाँ फंस गया। जब तक के लिए तुम फंसोगे नहीं, जब तक के लिए तुम उससे जूझोगे नहीं अपनी समस्या से, तब तक के लिए तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा, तुम्हें जूझना पड़ेगा। ठीक है, तो करोगे नहीं तो जूझोगे नहीं। ठीक है, देखोगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए घर पे जाके सारा क्वेश्चन दोबारा से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा रक्षका का आ गया है, राधिका का आ गया है, स्वास्तिक का आ गया है, तीनों ने 9 आंसर दिया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन। यू टेक 1 more minute ऑफ टाइम और इसको सॉल्व करो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की बात है और फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो और आंसर करो फटाक से। क्लाइंब का मतलब चढ़ना। सीढ़ी पे चढ़ना। क्लाइंबिंग द लैडर। यश का आंसर भी बी आया है, अंकिता का भी आंसर बी आया है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है, ठीक है रितेश? फिर तुम देखो तुम्हें समझ में आएगा। देखो घर में जाके ना पक्का से सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है? हमें सिंप्लीफिकेशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके रितेश, देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट स्टेप
फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लैडर। अच्छा ये बोल रहे हैं कि भाई एक सीढ़ी है, सीढ़ी रहती है ना ऐसे, क्या कहना है कि सर एक ये सीढ़ी है और यहाँ पे आ, एक पर्सन है जिसका नाम है रितेश, वो यहाँ पे खड़ा है पहले सीढ़ी पे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बॉटम ऑफ अ लैडर, सबसे नीचे में पहले स्टेप पे खड़ा है। इफ ही हैज टू क्लाइम 4 more steps to reach exactly the middle step, how many steps does the ladder have? इसका ये सवाल है कि भाई ये सीढ़ी है यहाँ पे दिया हुआ, इस सीढ़ी पे ना ये जो लड़का यहाँ खड़ा है रितेश, ये चार चार सीढ़ियां और चढ़ता है। चार सीढ़ियां और चढ़ने का मतलब पहला सीढ़ी यहाँ चढ़ेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। जब वो चार सीढ़ियां चढ़ जाएगा तो ये ना बिल्कुल बीच में होगा, मिडल ऑफ द लैडर पे पहुंचा होगा। तो ये बताओ कि इस पूरे सीढ़ियों में कितने ऐसे ऐसे स्टेप्स बने हैं, 1 2 3 4, ऐसे कितने बने हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे ये पहला स्टेप चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा, दूसरा स्टेप चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा, तीसरा स्टेप चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा, उसी तरह चौथा स्टेप चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा। यानी ये कहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक। यहाँ तक कितनी सीढ़ियां वो चढ़ चुका है, 1 2 3 4, ये पांचवा सीढ़ी है, ठीक है। तो टोटल कितने स्टेप्स होंगे इसमें, 11 कैसे होंगे? मिडिल बोला है, बिल्कुल सही, मिडिल बोला है। अगर ये पांचवा नंबर का स्टेप बीच में है तो इसके नीचे में 4 हुए होंगे और इसके ऊपर में 4 होंगे, समझ रहे हो? यानी कि ये वाला जो एक स्टेप है तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 + 1 9, 9 स्टेप्स होंगे, है ना। 9 स्टेप होंगे तभी तो टोटल 9। देखो ना यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी 9 ही बना के रखा है। 1 2 3 4, ये फिफ्थ है, ये एकदम बीच में, 6 7 8 और 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, रेस्ट एवरीवन, मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 9 गलत, एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मेरे को लगा ये पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, 9 गलत बोल करके कि सर 9 सीढ़ियां गलत है। चलो कोई नहीं, ठीक है। यश का भी आंसर 9 आया है और स्वास्तिक का भी आंसर 9 गलत आया है, 9 आया है। रक्षिका का भी आंसर 9 आया है। चलो ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग टेक 1 more minute, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
ओके रितेश, और टाइम चाहिए तुम्हें? ठीक है कर लो, कोई नहीं, 30 सेकेंड्स और ले लो, कर लो। और डरना नहीं है कभी भी, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ अगर तुम क्लास में लॉजिक समझ जा रहे हो तो भी इट्स ओके, बट घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करना उस लॉजिक पे। हम्म, कर रहे हो सेम क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस, ठीक है। तो वही वो क्वेश्चन फिर आ जाने चाहिए, है ना रितेश? ठीक है, बिल्कुल पूछो। चलो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें फिर। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन, जैसे हमारे यूपीएससी के पेपर में सी सेट पे 80 क्वेश्चन आते हैं और GS1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो वैसे ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो रहा है, उसमें 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये बोलता है कि 5 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अपने यूपीएससी के पेपर में कैसे रहता है, 2 नंबर मिलते हैं अगर सही आंसर आया तो, एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यहाँ पे 2 नंबर माइनस किया जा रहा है, यानी -2, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। हाँ, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स? बिल्कुल एकदम हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे ही पेपर देते हैं मॉक टेस्ट और हम अपना आंसर्स को कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही है। तो ये क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 90 क्वेश्चंस है, और ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। अच्छा, इनकरेक्ट रेस्पॉन्स पूछ रहे हैं कि टोटल कितने इनकरेक्ट रेस्पॉन्स थे। लेट अस अज्यूम कि वो टोटल इनकरेक्ट रेस्पॉन्स x थे। ठीक है, लेट्स अज्यूम टोटल इनकरेक्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू x। x है टोटल इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, देन टोटल करेक्ट रेस्पॉन्स कितने होंगे? कितने होंगे बताओ जल्दी रितेश। टोटल इनकरेक्ट तो x हमने ले लिया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 90। अगर 90 में से x इनकरेक्ट है तो करेक्ट कितने होंगे? 90 माइनस x। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? 90 माइनस x, यानी 90 माइनस x जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट होंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कितने नंबर मिलते हैं अगर करेक्ट आंसर होते हैं तो? 90 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देता हूँ इसको, है ना? ये हमारे पॉजिटिव मार्क्स हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव कितने रहेंगे? 2 इंटू एक्स। करेक्ट है, ये नेगेटिव हो गए। दिस इज इक्वल टू कितने नंबर आए उसको टोटल? 387। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 5 9 45, 450 माइनस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 387। सही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 450 माइनस 7x इज इक्वल टू 387। लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं इस वाले को इस साइड और इस वाले को इस साइड लेके आ रहा हूँ, ठीक है। दिस इंप्लाइज टू, ठीक है, इस साइड लेके आ रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 450 माइनस 387, 63 आ रहा है। सही है, चलो ठीक है, यानी 63 इज इक्वल टू 7x, यानी कि x इज इक्वल टू 7 9 से 63, 7 9 से 63, तो x इज इक्वल टू 9। x हमने क्या लिया था? इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस, तो हमारा 9 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है देश? चलो, हाँ श्योर श्योर, लिख लो लिख लो। ओके, रेस्ट ऑफ यू प्लीज मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी सेट में, आराम से तुम आंसर कर लोगे, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, मस्त क्लियर होगा। GS1 की तैयारी करना, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद बस लग जाना अच्छे से एकदम।
सी सैट को छोड़ देना, एक हफ्ते में जो पढ़ना है पढ़ लो सी सैट का। ठीक है, गुड। रशिका, राधिका, स्वास्तिक, यश, तुम लोग का आंसर सही आया है। अंकिता, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया था इस क्वेश्चन का? तुम्हें क्लियर हो गया कहाँ पे गलती हुई थी? प्रथमेश, डाउट है कोई? राशि, ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पे कि फंस रहे हो? चलो ठीक है अंकिता, गुड। हाँ, ये इस टाइप के, माय क्वेश्चन वाज रॉन्ग, इस टाइप की जो गलतियां हैं ये हम सब करते हैं, ठीक है, सिली मिस्टेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन रॉन्ग हुई भी तो, बट हम प्रैक्टिस के साथ इस चीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये गलतियां होती है, सबसे होती है। लेकिन और ये भी बताता हूँ कि सी सैट का जब तुम पेपर देके आओगे तो ऐसी गलती तुम्हारी 2 क्वेश्चन में हुई ही होगी, वो होती ही है, हमें इतने प्रेशर में रहता है ना उस समय पे कि इस टाइप के सिली मिस्टेक हो ही जाते हैं, होते ही है, मतलब ह्यूमनली है वो, होंगे ही। इसलिए हमें मतलब ज्यादा ही क्वेश्चन थोड़े अटेम्प्ट करके आने चाहिए हमेशा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और फिर ये एक क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हुआ है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का ज्यादा है। कहाँ पे क्वेश्चन है? हाँ हाँ हाँ, ये क्लास 8 की जगह क्लास बी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, मेरे पास कुछ आंसर्स भी हैं, मैं आंसर बता देता हूँ। हाँ ओके, मेरे पास पहला आंसर आया, स्वास्तिक ने बोला सर ओनली टू,
उसके बाद प्रथमेश ने बोला वन ओनली, राधिका, यश, स्वास्तिक ने भी बोला वन ओनली। अच्छा ओके, इसका अंकिता ने भी ए बोला है और अक्षका ने भी ए बोला है। चलो ठीक है, फिर इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये बोलते हैं कि देर आर टू क्लास ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। ये है क्लास ए और एक है क्लास बी। इसमें कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 25 स्टूडेंट्स हैं। और बी में कितने? 30 स्टूडेंट्स हैं। इन क्लास ए दी हाईएस्ट स्कोर इज 21। क्लास ए में जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है? 21। ये है हाई। और लोवेस्ट स्कोर कितना है? हाईएस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर इज 17। क्लास बी में हाईएस्ट स्कोर कितना है? हाईएस्ट स्कोर इज 30 और लोएस्ट स्कोर कितना है? लोएस्ट स्कोर इज 22। यानी कि हमें ये तो समझ में आ रहा है कि भाई क्लास ए के बच्चे ज्यादा ब्राइट है कि क्लास बी के बच्चे ज्यादा ब्राइट है? बी वाले का हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर भी 22 ही लेके आ रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर भी 21 है, जो कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो लोएस्ट स्कोर लेके आया है उससे भी कम यहाँ का टॉपर लेके आया है। तो यहाँ पे पूरे खत्म ही बच्चे हैं। और लोएस्ट स्कोर इज 17। ठीक है, मतलब कि 17 जो है वो लोएस्ट स्कोर इज इस क्लास का। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। क्लास ए से क्लास बी में कितने स्टूडेंट को शिफ्ट किया गया है? 4 लोग को। कहां से? ए से बी में। यानी कि ये क्या इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्या? इनका स्कोर तो कम है ना। क्लास ए वाले बच्चे का स्कोर कम है, जो इसका हाई टॉपर है उसका भी स्कोर जो लोएस्ट है उससे भी कम है। यहां से अगर 4 बच्चे को उठाए, मान लो 4 टॉपर्स को भी उठा लिया, 21 मार्क्स लाने वाले बच्चों को उठा लिया और उनको बी में डाला, तो मुझे बताओ कि बी का जो एवरेज स्कोर है वो घटेगा या कम होगा? द एवरेज स्कोर ऑफ बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, ये बोलता है। ये सही बात है कि गलत बात है? स्कोर कम है। हाँ, उसको बी में डाला जिसके स्कोर ज्यादा ज्यादा है, तो स्कोर कम होगा या बढ़ेगा? कैसे? बढ़ेगा ही नहीं। कैसे बढ़ेगा? तुम कंफ्यूज हो रहे हो रितेश। देखो, यहाँ पे ज्यादा मार्क्स हैं, यहाँ पे कम मार्क है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्क्स कम है, इन बच्चों को यहाँ पे डालेंगे तो कम करेंगे, यहाँ के एवरेज स्कोर कम करेगा इस क्लास का। ठीक है, क्योंकि इस क्लास का एवरेज स्कोर जो है वो समवेयर अराउंड 25-26 मार्क्स है और इन लोग के जो एवरेज स्कोर है वो समथिंग अराउंड 19 मार्क्स के आसपास है। ठीक है, तो इन यहाँ से 4 बच्चों को उठा के अगर यहाँ पे डालेंगे तो वो स्कोर को गिराएंगे, क्योंकि यहाँ 22 था ना लोएस्ट वाला। यहाँ से हाई टॉपर को भी उठा दिया तो भी उसके 21 लोअर, मतलब लोअर कैटेगरी के बच्चे आ रहे हैं ना, तो और कम कम होता जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे थे? एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्लास ए का एवरेज स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। कि 4 बच्चों को यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया तो स्कोर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। कब बढ़ता? अगर टॉपर्स लोगों को, ये जो क्लास बी है ना, यहाँ से कुछ ब्राइट बच्चों को उठा करके यहाँ डाल देते तो डेफिनेटली बढ़ता। लेकिन यहां से अगर बकवास बच्चों को निकाला भी तो भी स्कोर क्यों बढ़ेगा? ये तो स्कोर, एवरेज स्कोर तभी, एक ही कंडीशन में इसका एवरेज स्कोर बढ़ सकता है, इफ एंड ओनली इफ जो एकदम बेकार बच्चे हैं ना, उन सारे बेकार बच्चों को उठा करके क्लास बी में डाल दो। ठीक है, तभी इसका एवरेज स्कोर बढ़ सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन में बढ़ेगा ना, अगर लोएस्ट वाले बच्चों को उठा के डाला। यहां क्या लिखा है कि स्कोर विल डेफिनेटली इंक्रीज, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली वर्ड लिखा हुआ है। डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा भाई, क्योंकि टॉपर्स को डाला तो कम होगा इसका एवरेज, और पुअर स्टूडेंट्स को डाला तो बढ़ेगा। ओके, सो शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16? ओके, 16 क्वेश्चन करो।
सर 4 बार कूदेगा, स्वस्तिक बोल रहे हैं। ठीक है, देखेंगे हम आंसर 4 बार कूदेगा कि नहीं कूदेगा। ये क्वेश्चन समझा दूं? अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉय प्लेज विद अ बॉल, एक बॉल के साथ एक लड़का खेल रहा है, एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से उस बॉल को वो छोड़ देता है। जब वो ऐसा करता है, एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जितने बार भी बॉल जमीन से टकराती है, इट बाउंसेस बैक टू अटेन द हाइट 4/5 ऑफ द प्रीवियस। यानी कि हर पिछले बार, अगर मान लो कि इसने यहां से छोड़ा था, सपोज कर लो, मैं इसको अभी छोड़ दो, ये 1.5 मीटर वगैरह जो लिखा है सब छोड़ दो, मैं बता दो बता क्या रहा है। ये बता रहा है कि भाई अगर सपोज 5 मीटर ऊपर होता बॉल, 5 मीटर ऊपर होता, और यहां से अगर वो बॉल को छोड़ता तो बाउंस करती, और क्या वो 5 मीटर तक आती? नहीं आती। वो कितने तक आती? 4/5 ऑफ द प्रीवियस, मतलब कि हर 5 हिस्से का चौथे हिस्से तक ऊपर आती। यानी कि अगर अगर यहाँ एक हिस्सा नहीं आएगा, यानी कि अगर 5 मीटर से इसे छोड़ा है तो ऊपर कहाँ तक आएगा? 4 मीटर तक आएगा। फिर दोबारा से ये 4 मीटर से खुद ही नीचे गिरेगा, क्योंकि उसने छोड़ दिया एक बार, तो फिर से नीचे गिरेगा, और फिर जब ऊपर आएगा तो 4 के 4/5 पार्ट से आएगा, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। उसी तरीके से हर बार मल्टीप्लाइड बाय 4/5, हर बार मल्टीप्लाइड बाय 4/5 4/5 करते रहोगे, तो तुम्हें ये बताना है कि कितने बार इस तरीके से बाउंस होगा बॉल। और ऐसा बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर का जब डिस्टेंस रहेगा ना ग्राउंड से, उसके बाद बाउंस होना बंद हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा कब तक ऐसे 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 प्रोसेस चलता रहेगा, कितने बाउंस तक चलता रहेगा, ये क्वेश्चन है। यश का आंसर भी ए आया है। अच्छा, ओके। रक्षका का आंसर बी आया है, 5। यश ने अपना आंसर बदल लिया, बोला सर रक्षका का 5 आया तो मैं भी 5 बोलूंगा। सही है। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। 3 आंसर आए अभी तक मेरे पास। टेक 2 मोर मिनट्स, पर आराम से सॉल्व करो, ठीक है? मुझे आंसर चाहिए इसका, थोड़ा दिमाग लगाओ बस, इजी क्वेश्चन है ये। कोई जरूरी नहीं है कि तुम मैथमेटिकल प्रोसेस से करो, जो समझ में आता है सिंपल तरीके से करो यार। ठीक है, 33% स्कोरिंग है, मुझे बस उससे मतलब है कि तुम इसको
ये कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, 33% स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं। जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो शॉर्टकट यूज करे, जिसका मैथ्स कमजोर है वो लंबा मेथड यूज करे, बस आंसर लेके आओ, ताकि सेम इस तरह का दिखने वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो वो पक्का से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इतना 100% है कि जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसमें से 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 50% पैटर्न जो है वो 50% रिपीट होगा। तुम अगर इतना समझ गए, तुम्हारा एग्जाम पक्का क्लियर होने वाला है, केवल मैथ्स और मैथ्स से ही क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश के केवल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्या करें इस क्वेश्चन को? हम्म, और किसी का आंसर? राधिका का आंसर आया सर बी। ओके चलो, दे रहे, बट दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन? यस, चलो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या बोलता है, अ बॉय प्लेज विथ अ बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तुम अगर देखोगे तो ये बोल रहा है एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू अटेन अ हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, ठीक है। फिर दी बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक का अगर हाइट हो गया तो वो नहीं बाउंस करेगा। What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? कितने बार जो बॉल है वो ग्राउंड को हिट करता है बाउंस करना स्टॉप करने से पहले, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं ना, ये 1.5 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.5 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 150 सेंटीमीटर, करेक्ट। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि भैया जो बॉल है इसको पहले ऊपर से नीचे ड्रॉप किया 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, तो यहां से ये कितना हाइट ऊपर जाएगा? ये जाएगा 4/5, यानी कि 4/5 ऑफ 150। 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 3 15 एंड 120, ठीक है। मैं एक चीज और बताता हूँ, हम जब आगे करेंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, वो ये है कि ये 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट, 4/5 मतलब हर पांचवें हिस्से का चौथा हिस्सा, मतलब कितना परसेंट? 4/5 इज इक्वल टू कितना परसेंट होता है? अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इट विल मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100
है ना, 4 हर 5 का हिस्सा, तो हर 100 का कितना हिस्सा होगा, तो उसको हम करने के लिए इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 80% जी। यानी कि हर बार इस बॉल के की बाउंसिंग कैपेसिटी कितनी है 80%, यानी कि वो हर बार नीचे ड्रॉप करने पे 80% तक हाइट अचीव कर लेगा, 20% नहीं कर पाएगा, हर बार 80%। अगर 80% है, 80% का मतलब 80/100, इसको मैं 0.8 भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं हर बार 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज कर लो पहला 150 है, 150 से ड्रॉप किया, तो 150 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 150 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 8 जा 120, ठीक है 120 आ जाएगा। समझ में आया कैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई, पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, फिर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पॉइंट लगा देते हैं एक के बाद, तो ये 120.0 एक्चुअली आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 120 आ रहा है। तो अगली बार ये जब बाउंस करेगा तो कितना बाउंस करेगा, 120। नेक्स्ट फिर 120 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 120 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 है और 120 है तो जीरो खत्म, ठीक है, 12 इंटू 8 इज 96, यानी कि नेक्स्ट बाउंस अगर ये करता है तो कितने हाइट तक आएगा, 96 तक आएगा, ठीक है, 96 से नेक्स्ट बाउंस मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 8 9 जा 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 76, 76 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0.8 है तो एक के बाद पॉइंट लगना है, तो 76.8, यानी कि अगला 76.8 तक आएगा, ठीक है, 76.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, फिर से 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, ठीक है, फिर एक सेकेंड में इस वाले लाइन को थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, हाँ ठीक है, ओके, 8 8 64, 4 6 कैरी, 6 8 48, 48 प्लस 6 54, 5 कैरी, 7 7 8 56 प्लस 5 61, ठीक है, ये आ गया। अब कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में एक के बाद पॉइंट है, नीचे वाले में एक के बाद पॉइंट है, तो यानी 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 61.44, यानी नेक्स्ट बाउंस करेगा तो कितना आएगा 61.44, ठीक है। अब 61.44 अगेन मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, हाँ अगेन 61.44 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, करो इसको मल्टीप्लाई, 4 8 8 4 जा सॉरी 8 32, 4 इज 32, 2 3 कैरी, ठीक है, 4 इज 32 प्लस 4 36, 6 3 कैरी, 8 1 से 8 प्लस 3 11 11 1, 6 8 से 48 प्लस 1 49, कितने के बाद यहाँ पे अब पॉइंट लगेगा, 3 के बाद लगेगा, शाबाश, यानी कितना हो जाएगा 49 पॉइंट, अगला कितना आएगा 49.162। अब मुझे बताओ कि सर अगर मेरा टोटल इस तरीके से करने से 49.162 आया, अब 49.162 के बाद बाउंस करेगा क्या, करेगा क्या, नहीं, 50, हाँ 50 हो गया ना, 49 मतलब अब तो बाउंस ही नहीं करेगा, गिर जाएगा, यानी इसने कितने बार बाउंस किया, पहली बार बाउंस किया तो 120 आया, दूसरी बार बाउंस किया तो 96 आया, तीसरी बार बाउंस किया तो 76 आया, चौथी बार बाउंस किया तो 61 आया, 61 आने पे बाउंस करेगा ना, करेगा, करेगा, तो पांचवी बार बाउंस करेगा तो 49 आएगा, और 49 जैसी आएगा तो बाउंस करना बंद कर जाएगा वो, ठीक है, इसलिए 5 बार ये बाउंस करेगा, आंसर इज 5। स्वास्तिक समझ में आया तुम्हें क्यों आंसर 5 आ रहा है, बाकी सबको क्लियर है, स्वास्तिक क्लियर है, प्रथमेश इज दिस क्लियर टू यू, ओके
रितेश, समझ में आ गया है कैसे हुआ है? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Next question is on your screen, ladies and gentlemen. Please attempt this. ओके, ठीक है। कोई नहीं प्रथमेश, कुछ होगा थोड़ा बहुत मिस्टेक तो वो कर लेना। मतलब 49.1 तुम क्या बोलना चाह रहे हो? डेसिमल में कुछ मिस्टेक था? एक बार चेक कर लेते हैं कितना आया था मेरा। 49.162, अच्छा 49.152 होगा, कोई नहीं। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन नंबर 17 कर लो। मेरे को लग रहा है कि देयर सम काइंड ऑफ मिस्टेक, आई थिंक। ये सब पढ़ के लग रहा है मुझे, तो कोई एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम January 1st 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज। अच्छा, एल की जगह इज है, ठीक है। एक मिनट, दिस इज फिर से लिखता हूँ, हाँ। इसको हटा लेना, ठीक है। ये इज है, यहाँ पे इज। आप क्या बोल रहे हो? इन है, इन रुपीज पर लीटर, ठीक है। यूनिट दिया हुआ है रुपीज पर लीटर। 80 plus 0.1 where m is equal to इतना and thereafter remains constant. On the other hand, the price of diesel on nth day of 2021 is 69.0115, and for any n on which date the year 2021 are the price of fuels equal। हाँ ठीक है, क्वेश्चन बस ये एल की जगह इज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इज है ये।
अच्छा, शास्त्री का कहना है सर क्वेश्चन गलत है, चारों ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। यश का कहना है आफ्टर 140 डे इट विल बी इक्वल। ठीक है चलो, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे तो देखने के लिए। बाकी क्वेश्चन मैं चेक कर सकता हूँ कि सही है या नहीं। 21 में, अगला है तुम्हारा 20 में 18 और 19। ठीक है, ऑप्शंस भी सही है। नहीं, क्वेश्चन तो सही है स्वास्थ्य, क्वेश्चन इज करेक्ट, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यश, अगर 140 डे है तो तुम्हें इसको इसमें निकालना है ना, कौन सा कैलेंडर डे होगा वैसे निकालना है। तो सोच करके देखो, मे बी तुम ऐसे सोच सकते हो कि 1 जनवरी से बोल रहे हैं, 2021 बोल रहे हैं, तो 2021 लीप ईयर भी नहीं है ना। तो तुम इसमें फेब्रवरी का 28 डेज ले लो और ऐसे ऐसे करके सोचो कि कौन सा डेट आएगा। ठीक है, अगर 140 है तो उसको कैलकुलेट करके देखो यश। बाकी मुझे ये नहीं पता कि 140 है कि नहीं, वो कैलकुलेट करके पता चलेगा। अच्छा, यश का आंसर बी आ रहा है, 20th में। ओके ठीक है, कोई नहीं। बाकी लोग यू कैन टेक योर टाइम। ठीक है, लो कोई बात नहीं है, तुम लोग 2-3 मिनट और ले लो, सोचो इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन एक्चुअली जब तुम पेपर पे करने जाओगे तो ये टफ नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही है आसान बनाना, सिंप्लीफिकेशन। ये कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम है, उसको सिंप्लीफाई करना। अगर यूपीएससी के अलावा ये कोई दूसरा एग्जाम होता ना, तो इसको x प्लस ये वो पॉइंट इतना इतना ऐसे करके देते, बोलते इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ एबीसीडी में से। लेकिन यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता। यूपीएससी ऐसे वर्ड्स में दिया कॉम्प्लेक्स टाइप बना करके, ये देखने के लिए कि तुम कहाँ तक समझ पा रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये पूरा पेपर तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है ना। क्योंकि क्या नाम है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तुम्हारी एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है। तो एप्टीट्यूड में वो यही देख रहा है कि तुम क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ पा रहे हो। कल अगर तुम एक आईएएस ऑफिसर होगे, तुम्हारे सामने डेटा आता है, कोई कुछ ले करके आता है, तो तुम उसे समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। वो चीज वो देख करके पहले ही स्क्रीन आउट कर रहा है। प्रीलिम्स इज नथिंग बट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। मेन एग्जाम जो इसका है वो मेंस का एग्जाम है, इसका नाम ही इन्होंने मेंस रखा हुआ है इसीलिए, क्योंकि वो मेन एग्जाम है। वो जो स्टार्टिंग का वो जो कचरा क्राउड है ना, उसको खत्म करने के लिए बस उन्होंने प्रीलिम्स रखा है कि यार हम लेट्स ना फिल्टर आउट, और इतने ही लोगों का मेंस का पेपर चेक करता है। पहले प्रीलिम्स नहीं होता था, पहले डायरेक्ट मेंस ही होता था। प्रीलिम्स नाम की चीज बाद में इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो वो उसी चीज के लिए कि तुम कहाँ तक समझ पा रहे हो, क्या है तुम्हारी बुद्धि का, तो प्रतीक दो, और मतलब उनको प्रमाण दो, और मेंस का एग्जाम लिखो, ऐसा चीज है। अंकिता का आंसर भी बी है। अच्छा, दो लोग का आंसर बी आया, तो पता नहीं, हो सकता है बी हो, सॉल्व करना पड़ेगा। बट स्टिल यू कैन टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम और ले लो, 2 मिनट और ले लो, आराम से करो, बट आंसर लेके आओ यार। स्वास्तिक, गेट विद द आंसर बडी। रितेश, आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? कोई नहीं। कितने क्वेश्चन बचे हमारे? 18, 19,
20। अच्छा ठीक है, 3 ही क्वेश्चन बचे ना इसके बाद। चलो फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें क्या? करें, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज इतना। इसका क्या कहना है कि भाई गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, गवर्नमेंट ने बताया सबको कि भाई जो पेट्रोल है ना उसका रेट अभी हमें बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन हमें ये इसने इसका एक कंडीशन दिया, वो ये बोला कि ऑन एवरी mth डे ऑफ द ईयर, mth डे ऑफ द ईयर, mth डे का मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी एक डे है, mth डे ऑफ द ईयर, इस इक्वेशन से तुम्हें बनाना है, मतलब m इज द नंबर ऑफ डेज। मतलब मान लो कि 1 जनवरी 2021 को प्राइस ऑफ पेट्रोल 100 रुपए था, अगर 100 रुपए नहीं मानेंगे हम, ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल 1 जनवरी को पता है कितना था, 80 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि फर्स्ट डे है, ये 0 होगा, ठीक है, फर्स्ट डे विल बी 0। तो 80 रुपीज था 1 तारीख को। अब जब फर्स्ट डे आएगा यानी कि 2 तारीख, तो 2 तारीख को इसकी जो, आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट डे इज 1 जनवरी, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, यानी 80.1 आएगा इसका आंसर, है ना, 80 प्लस 0.1 इज 80.1, यानी कि 1 जनवरी को 80.1 रुपीज पेट्रोल का रेट था। सेकेंड डे को कितना होगा, 80 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दूसरे दिन जो सेकेंड डे यानी 2 जनवरी को अगर देखा जाए तो पेट्रोल का रेट होगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसी तरीके से थर्ड डे मल्टीप्लाइड बाय 3, सेम इक्वेशन रहेगा, ठीक है। फोर्थ डे पे ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, 100। सरकार ने बोला है कि भैया 100 दिन तक रेट बढ़ेगा पेट्रोल का, उसके बाद रेट मत बढ़ाना, नहीं तो अनलिमिटेड ही उतना चले जाएगा ना, देखो कब तक बढ़ता ही चले जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि पेट्रोल का रेट ना 100 दिन तक बढ़ाना है तुम्हें, 100 दिन के बाद नहीं बढ़ाना। गवर्नमेंट ने क्या बोला, 100 दिन तक बढ़ाना है, 100 दिन के बाद नहीं बढ़ाना। अच्छा, हम ना एक रफ में एक डेटा अगर हम लिख के रखें तो हमें ये समझ में आता है कि जनवरी में कितने दिन होने वाले हैं, 31 डेज होने वाले हैं जनवरी में। फरवरी में कितने दिन होने वाले हैं, 28 डेज होने वाले हैं। 100 डेज का मतलब लगभग 4 महीना, मतलब देखा जाए तो 4 महीने में 120 दिन होता है, कुछ ऊपर नीचे होगा क्योंकि 31, 28, 30 इस टाइप से आता है, तो ठीक है। तो हम 4 महीने तक का एक बार डेटा लिख के रख लेते हैं। मार्च में कितना होता है, 31 डेज, और अप्रैल में कितना होता है, 30 डेज, ठीक है। तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो कितना दिन आ रहा है, मई भी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 31 तक ले लिया। कितना आता है, 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, सही है क्या, 11 1 कैरी, और कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस 3 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 151 डे, ठीक है, 151 डे ज्यादा ही हो गया, मई तक की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, हटाओ मई को, अप्रैल तक ही करो। अप्रैल तक करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 120, ठीक है, चलो ठीक। तो 120 डे हमारा आ गया अप्रैल तक, क्योंकि 100 डेज तक का ही है, 120 डे हमने देख लिया। तो अगर हम ये ले लेते हैं, सपोज 100 डाल देता हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि मैक्सिमम 100 दिन तक बढ़ेगा, और फिर क्या बोल रहे हैं, देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बाद पेट्रोल का प्राइस सेम हो जाएगा। तो हाईएस्ट प्राइस पेट्रोल का कितना होगा, हाईएस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल, हाईएस्ट प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना होगा, 80 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 100 इज दी सबसे ज्यादा, देन मतलब हाईएस्ट प्राइस विल बी 80 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 90 रुपीज, मतलब 90 रुपए जो है वो मैक्सिमम पेट्रोल का रेट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, अगले दिन 101st डे को भी 90 रहेगा, और फिर 365th डे को भी 90 रहेगा, यही स्कीम है। अब ठीक है, दूसरा स्कीम देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल on nth day of 2021 is 69 plus 0.5 n for every n days। डीजल का भी इन्होंने इक्वेशन दिया, ये तो पेट्रोल का था,
डीजल का इक्वेशन दिया इन्होंने, लेकिन क्या इन्होंने इसमें कुछ भी लिखा है क्या कि कौन कितने दिन तक मैक्सिमम, कुछ नहीं दिया है, बस इसमें बोला है कि एन इज दी एनी डे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी डे हो सकता है, मतलब कुछ भी इसमें तो दिया नहीं है हाईएस्ट कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ऑन विच डेट ऑफ द ईयर द प्राइसेस ऑफ द टू फ्यूल विल बी इक्वल। इसका कहना है कि दोनों फ्यूल का प्राइस किस समय पे, साल के कौन से समय पे बराबर होगा। यानी कि 90 रुपीज तो पेट्रोल का कांस्टेंट ही रह जाएगा, हमें ये देखना है कि डीजल 90 रुपीज तक कब तक पहुंच रहा है। जिस दिन भी डीजल 90 रुपीज तक पहुंच गया उस दिन पेट्रोल और डीजल का रेट सेम हो जाएगा। सही है। तो वैसे में हम यहाँ पे यूज करेंगे कि यहाँ चेक करेंगे ऑन व्हाट डे, या व्हाट नहीं यार, विच, ठीक है, ऑन विच डे प्राइस ऑफ डीजल इज इक्वल टू 90। 90 कब होगा डीजल का प्राइस, उससे चेक करते हैं हम। तो अगर उसे चेक करना हो तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, 69 प्लस 0.15 n इज इक्वल टू 90 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है रितेश, समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज टू 0.15 n इज इक्वल टू 69 माइनस 70, कितना आएगा? 90 माइनस 69 कितना होता है? हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, गलती से बोला। 90 माइनस 69 21 होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं 21 अपॉन 0.15 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 15 कर लेते हैं। क्योंकि हम देखो क्यों लिखा मैंने 0.15 को हम 15/100 भी लिख सकते हैं ना, सही है ना। तो इसलिए मैं 15/100 ऐसे कर दिया कि ये अगर 15/100 है तो 100 यहाँ नीचे में रहेगा, 100 यहाँ कहाँ गया, ये कर रहा हूँ ना, 100 यहाँ नीचे में रहेगा तो 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो ये 3 से हम कट कर सकते हैं, 3 7 21, 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा 700/5, 5 से कट करो, 5 1 5 20 है ना, 5 4 20, 140, यानी कितना हो गया 140 डेज, 140 डेज हो गया। यानी कि 140 दिन के बाद, पेट्रोल का रेट तो 100 दिन के बाद 90 रुपीज कंटिन्यूड है, लेकिन डीजल का रेट 140 दिन के बाद 90 तक पहुंचेगा। करेक्ट, यानी कि पेट्रोल और डीजल का रेट सेम कब होगा, 140 दिन पे सेम होगा। करेक्ट। तो अगर हमारा यहाँ तक आ गया 140 दिन, और हमने कैलकुलेट किया था कि भाई 30 अप्रैल तक हमारा कितना आ रहा था, 120 दिन आ रहा था, तो 140 दिन के लिए हमें 20 दिन और ऐड करना पड़ेगा, 140 दिन के लिए 20 दिन और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि कितना तारीख हो जाएगा, मई 20 में 2021, ये वो तारीख होगा जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा। आ गया आंसर? ठीक है लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लोगे तो बताना रितेश, ठीक है, ताकि बाकी यू कैन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 18।
हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है करो इसको, यू टेक, आई विल गिव यू 3-4 मिनट्स ऑफ टाइम, अच्छा खासा समय मैं दूंगा, इसको करो, लगाओ दिमाग। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं बताता हूँ कि इतना ज्यादा आसान तो नहीं है। ये क्वेश्चन इज वन ऑफ दो वो 30% क्वेश्चन है जो कि टफ आता है। 70% क्वेश्चन पे 30% क्वेश्चन, देखो हमारा जो जनरल पैटर्न रहता है ना यूपीएससी के पेपर का प्रीलिम्स में, चाहे सीसैट का हो चाहे जीएस1 का हो, इसमें क्या रहता है कि 100 क्वेश्चन है जीएस1 में, उसमें से ना 30 क्वेश्चन एकदम सिंपल रहता है, एकदम सिंपल, मतलब वो ना सबको ही आ रहे होते हैं लगभग, जिसने पढ़ा है उसको आ जाएंगे 30 क्वेश्चन, तो सबको आ जाएंगे। 30 क्वेश्चन के बाद अगला जो होता है अराउंड 40 क्वेश्चन, वो जो होते हैं वो मॉडरेट टाइप होते हैं, मतलब कि जिसने ठीक ठाक पढ़ा है उनको ही आएगा अगला 40 क्वेश्चन, कि हाँ भाई सीरियसली पढ़ा है इसने। और बचे 30 क्वेश्चन जो है ना, 30% ऑफ द क्वेश्चन, 70% तो इस तरीके से कवर हो गए, एंड रिमेनिंग 30% क्वेश्चन आर टफ। उस क्वेश्चन को वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने बहुत सीरियसली पढ़ा है, दिमाग भी बहुत तगड़ा काम कर रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, वही वो 30% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का रहता है जीएस1 में, जीएस2 में। और यही जो 30 क्वेश्चन होते हैं ये एकदम ईजी होते हैं, तुम इसको सॉल्व कर लेते हो, किसी कुछ लोगों के लिए वही 40% तक जा सकता है, लेकिन रिमेनिंग जो तुम 70 तक आते हो, ठीक है, 75 क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन तक आते हो, तो तुम्हें 50% वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहना होता है। ठीक है, और तुम इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर करना हो तो बेस्ट है कि तुम 85 के आसपास क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करो, 80 के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, विद 50-50 एलिमिनेशन, इस टाइप से तुम अगर इसको करते हो तो तुम्हारा आराम से, मतलब तुम 60% से के आसपास स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 55 to 60% स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में, तो प्रीलिम्स क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन उन्हीं 30% क्वेश्चन में से जो कि थोड़ा सा टफ रहता है, बट फिर भी ट्राई करके देखो, आंसर आ रहा है तो इट्स गुड। हाँ रुको एक मिनट, स्वास्थ्य ने क्या बोला, 20 में 50 मल्टीप्लाइड बाय 2n, हाँ ठीक है। उसके बाद सर ऑप्शन राइट है क्या क्वेश्चन नंबर 18 के, अच्छा आंसर डी आया है यश का। ओके यश, मैं एक बार देख लेता हूँ यार ऑप्शन सही है कि नहीं। हाँ उसके ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, थैंक्स यश फॉर ब्रिंगिंग दिस। यहाँ पे 50n आएगा, 12 + 50n, और 50 + 12n, ठीक है ये सही है, ये भी सही है, हाँ बाकी ठीक है। ये जो है ना ये जो है ये ऐसा है 50 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे 2 ब्रैकेट में दिया है, और ऊपर जो है तुम्हारा ये 12n दिया हुआ है पावर में, ये सी है ऑप्शन, और ऑप्शन डी जो है ये पावर में दिया हुआ है। ठीक है, p इज टू 52 और पावर में तुम्हारा n/12 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन को तुम थोड़ा लिख लेना इस तरीके से, ये पावर में शायद टाइप नहीं हो पाया है, टाइपो एरर से यहाँ पे। सर लास्ट क्वेश्चन आई मिस्ड आउट, पेट्रोल प्राइसिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, देखो स्वास्तिक, इसमें क्या था ना कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था कि 100 डेज मैक्सिमम दिया हुआ है यहाँ पे, कि 100, ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा m = 1 to 3 बट लास्ट वैल्यू इज 100 गिवन है यहाँ पे, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि 100th डे के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने ये निकाला कि 100th डे पे क्या प्राइस होगा, तो हमने देखा 90 प्राइस होगा, और 90 के बाद तो आगे कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज हमने इसमें किया था, और हमने ये देखा कि भाई 90 रुपीज 100th डे पे कांस्टेंट हो जाता है। तो हम ये देख रहे थे कि डीजल में 90 रुपीज कब आएगा, क्योंकि इसका कहना था ना कि डीजल और इन दोनों का बराबर हो जाना चाहिए रेट, और हमें ये भी दिख रहा था कि भाई इसका रेट 80 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, डीजल का 69 से, तो ऑब्वियसली डीजल का रेट जो है वो कम है, तो उसको पेट्रोल के रेट तक पहुंचने में टाइम लगेगा।
इसलिए हमने इसका जो 90 इसका हाईएस्ट आया ना उसको ले करके यहाँ पे सॉल्व किया कि 90 रुपीज तक कब तक में पहुंचेगा। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि 140 डेज में डीजल का रेट जो है 90 तक पहुंचेगा। इस इक्वेशन को यूज किया, एन की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि 140 आई। तो 140 आया और हमने देखा कि 1 जनवरी से 140th डे कौन सा आता है। तो हमने पहले अप्रैल तक का निकाला था कि 30 अप्रैल तक 120 डे आ रहा है, तो 140 डे के लिए हमने 20 ऐड करके 28 मई 2021 आंसर लिख दिया। समझ गए रास्ते कैसे किया है? इज दिस क्लियर स्वस्तिक कि नहीं समझ में आया कुछ? कोई पार्ट प्रिपेयर्ड मिस्टेक? अच्छा ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो। अच्छा तुम्हें ये पता है ना कि ये जो जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम ये ऐसे होता है 5 × 2 टू द पावर n/12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई वाले साइन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फॉर दोज हु डू नॉट नो अबाउट इट, मैंने एक तुम्हें आइडिया दिया कि ब्रैकेट्स का वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। Okay, last 1 minute, ladies and gentlemen, then I'll start with the answer. आखिरी 1 मिनट। चलो फिर सॉल्यूशन देखें इसका। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक बायोलॉजी क्लास है हाई स्कूल की जिसने प्रिडिक्ट किया है लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। मान लो कि हम एक एनिमल काऊ ले लेते हैं, गाय का, बस एक काऊ का ले लेते हैं। एक काऊ है, उसका जो पॉपुलेशन है ना, इट डबल्स इन साइज एवरी 12 ईयर्स। मतलब अगर सपोज कर लो कि आज, अगर सपोज कर लो कि टुडे द पॉपुलेशन ऑफ द काउ इज 10, ठीक है, 10 काउज प्रेजेंट हैं आज। तो आज से 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स,
कितनी हो जाएगी ये काऊ की संख्या? 20 काउस। उसके 12 साल के बाद, 12 years आफ्टर दैट, कितनी हो जाएगी संख्या? मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, डबल हो जाती है इन एवरी 12 years। तो उसके 12 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 40 काउस। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि हर 12-12 साल के बाद क्या हो रहा है? काऊ की संख्या डबल हो रही है। अच्छा, मतलब हर 12 साल के बाद ऐसा हो रहा है। अगर हर 12 साल के बाद ऐसा हो रहा है तो हर एक साल पे कितना होगा? चलो ठीक है, कोई नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल काऊ का पॉपुलेशन कितना दिया है यहाँ पे? 50 दिया है ना? 2021 में 50 एनिमल्स थे, ठीक है, यानी 50 12 साल के बाद, 12 साल के बाद कितना हो जाएगा ये? 100 हो जाएगा। उसके 12 साल के बाद ये हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 50 आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1। एक साल हुआ, अगर एक साल हुआ तो 2 टू द पावर 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते तो 100 आ जाता है। आफ्टर 12 इयर्स, इसके बाद फिर से आफ्टर 12 इयर्स कितना होता है? 100, 100 था यहाँ पे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 200। अगले 12 साल के बाद 200 हो जाएगा। रितेश, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? फिर से रिपीट, हाँ, पहले 50 थे, 12 साल के बाद फिर 100 हो गए क्योंकि डबल होते हैं, फिर 12 साल के बाद 200 हो गए क्योंकि डबल होते हैं। कोई शक है? नहीं। इसको फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि पहले 50 थे, उसमें उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1 किया। यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2, ठीक है, 50 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 2, यही आ जाएगा। अच्छा, अगला उसके 12 साल के बाद, 12 ईयर आफ्टर दिस, कितना हो जाएगा? तीन, मतलब 200 थे तो 400 हो जाएंगे। 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3। हो रहा है 2 टू द पावर 3 कितना है? 8। 8 मल्टीप्लाइड बाय 50, 400। 400 हो जाएगा। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि ये जो है इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। कौन सा इक्वेशन को? 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n, वेर n इज द नंबर ऑफ ईयर। एक साल होगा तो 2 टू द पावर 1 कर लो, 2 साल होगा 2 टू द पावर 2, 3 साल होगा 3, 3 साल नहीं, 12 साल, हर 12 साल, 12 साल, 12 साल। लेकिन अगर हर एक साल पे निकालना है, हर 12 साल पे ऐसा हो रहा है ना, अगर एक साल पे निकालना है तो इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 12 साल पे n मतलब टू द पावर n आ रहा है ना, तो इसलिए एक साल पे कितना आएगा? n डिवाइडेड बाय 12 आएगा। समझे? इसलिए इसका आंसर जो है ये आ जाएगा 50 2 टू द पावर n बाय 12, ये आंसर है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इक्वेशन कैसे बना है, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। मुझे बताओ, किसी को डाउट है या रिपीट करना है तो बताओ। तुम्हारा सी आया था? अच्छा, हाँ भाई, तुमने क्या किया कि एन को मल्टीप्लाई कर दिया, बट एन को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम साल भर का नहीं, तुम बहुत ज्यादा 144 साल के बाद का निकाल रहे होगे डेटा, जो कि गलत है एक्चुअली, क्योंकि तुम्हें हर साल का निकालना है ना, इसको हर साल का। ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से किया इसको, रेट इस तरीके से किया। अंकिता का भी आंसर डी आया है। स्वास्तिक, तुम्हें समझ में आ गए? आई थिंक स्वास्तिक ने आंसर पहले ही कर दिया था, n बाय 12। ठीक है, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, लिख लो क्वेश्चन नंबर 19 करो, बाकी लोग जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लो।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, इसको करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। हम लोग ना लॉजिकल रीजनिंग को बहुत मिक्स कर करके ले रहे हैं, हर टॉपिक के साथ हम लॉजिकल रीजनिंग को मिक्स भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लॉजिकल रीजनिंग को पूरा लीव आउट कर दिया, लेकिन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि प्योर लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, उसको हम आगे अभी लेने वाले हैं। ऑब्वियसली अभी बेसिक न्यूमरेसी हमारा बचा है, तो बेसिक न्यूमरेसी में सिंप्लीफिकेशन में ना लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे पार्ट है, बेसिक न्यूमरेशन में भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आ गया आंसर। चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं फिर। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो आ, अरे स्वास्थ्य कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं यार? क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हो क्या तुम? पहले क्वेश्चन में 90 तो कर लो। सर लाइन एज इज नॉट विजिबल इन क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये ले राधिका। अच्छा, मतलब इसमें नहीं दिख रहा है क्या? रुको रुको। ठीक है, मैं इस वाले लाइन को ना ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, कहाँ रख दूँ मैं यहाँ रख दूँ? हाँ रुको, कुछ डिलीट कर देता हूँ, ऊपर की डिलीट कर देता हूँ, फिर रख देते हैं इसको। अब ठीक है। स्वास्थ्य का आंसर है पेंसिल 2 गुना महंगी है पेन से। आई थिंक स्वास्तिक दोनों आंसर दे चुका है। स्वास्तिक तुम घर जा सकते हो। आराम कर सकते हो। ठीक है, यश वेयर इज योर आंसर? चलो ठीक है राधिका, मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड। ओके, हाँ, अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ओके, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेंसिल्स, सम पेन एंड स्पेशल पेंसिल्स। कुछ पेन और पेंसिल लिया है इन्होंने ऑफ सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। यानी कि जय और विजय दो दोस्त हैं, वो दोनों जाते हैं, जय कुछ पेंसिल लेता है और कुछ पेन लेता है, विजय भी कुछ पेंसिल लेता है और कुछ पेन लेता है, और दोनों कितना बराबर अमाउंट जो है वो खर्च करता है, बराबर अमाउंट खर्च करता है। इफ जय बॉट 3 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, मतलब अगर जय ने 3 पेन प्लस 5 पेंसिल लिया, ठीक है, एंड विजय बॉट 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स, और विजय ने कितना लिया? 2 पेन्स एंड कितने? 7 पेंसिल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें ये पता है कि भाई ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि दोनों ने पैसे बराबर स्पेंड किए, यानी कि 5 पेन प्लस 5 पेंसिल्स टू 2 पेन प्लस 7 पेंसिल्स। इसको मैं इस 2 को इस साइड लेके चले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 पेन इज इक्वल टू, ये वाले को इधर लेके चले जाता हूँ, ये आ जाएगा 2 पेंसिल्स। कोई शक है इस बात पे? 1 पेन इज इक्वल टू 2 पेंसिल्स आएंगे। अब पहला ही क्वेश्चन क्या बोलता है? अ पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन। एक पेंसिल की कीमत एक पेन से ज्यादा है।
गलत आंसर बात है ना भाई। पेन का कीमत पेंसिल से डबल है, पेंसिल सस्ता है, पेन महंगा है, वो भी 2 गुना महंगा है पेन। इससे हमें ये इस क्वेश्चन से पता चल रहा है ना कि जो पेन है वो पेंसिल से 2 गुना महंगा है, तो फिर पेंसिल कैसे कॉस्ट हो सकता है ज्यादा। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या बोलता है, प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू डेट ऑफ द पेन। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे तो दिख रहा है कि दुगुना रेट है। और तीसरा क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल। ये तो एकदम सही सही बात बोल रहा है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव मूव करो। क्वेश्चन नंबर 20 है तुम्हारे स्क्रीन पे, इसको करो। अगेन 1 मिनट। हाँ कोई नहीं, स्वास्थ्य समझ गया। ये भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है पूरा, इसमें भी सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही समझ में आ रहा है भाई, ये लॉजिकल रीजनिंग है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हो रहा है। हाफ ऑफ द विलेजेस ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस। क्या बोलता है कि भाई एक विलेज है, उसमें कुछ लोग हैं, उसमें आधे लोगों के खुद के घर हैं। ठीक है, 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टीवेट पैडी। एक 5 लोग अगर हैं तो उसमें से एक जो है पैडी कल्टीवेट करते हैं, मतलब 1/5 जो है वो पैडी कल्टीवेट कर रहे हैं। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, मतलब 1/3 जो है उस पूरे विलेज के वो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ द एज। 4/5 जो विलेजर्स है वो 25 साल के अंदर के हैं, यानी यंग लोग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं वो पक्का पक्का से सही है, एकदम पक्का से सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब क्या बोलते हैं कि यहाँ तो कहीं नंबर तो दिया हुआ नहीं है, रेशो 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 दिया है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर 100 पीपल इन द विलेज। ठीक है, 100 लोग रहते हैं इस गांव में। अब पहला क्या बोलता है, 100 लोग अगर गांव में रहते हैं तो उसमें से आधे लोग के पास खुद के घर हैं। मतलब घर कितने, हाउस वाले 50 लोग। ठीक है, और बिना हाउस वाले नो हाउस, नो हाउस कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। अगला इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, अगला इक्वेशन बोलता है 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टीवेट पैडी। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 1/5 पैडी कल्टीवेट करते हैं। कितने लोग पैडी कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब 1/3 मतलब 20 लोग। 20 पीपल कल्टीवेट पैडी, और कितने लोग पैडी कल्टीवेट नहीं करते, 80 लोग नहीं करते, नो पैडी। एनपी लिख देता हूँ, नो पैडी। इसके बाद फिर अगला क्या बोल रहे हैं, 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यानी कि 100 लोग में से, सॉरी 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, ये है तीसरा स्टेज। तो लिटरेट कितने हैं, 1/3। 1/3 का मतलब 33.33 है ना। अज्यूम कर लेते हैं, इतना पॉइंट पॉइंट में कौन करेगा, अज्यूम कर लेते हैं 33 लोग जो है वो लिटरेट हैं। तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे लिटरेट। ठीक है, लिटरेट 1/3 है तो इलिटरेट 67 हो जाएंगे, करेक्ट है ना भाई। 1/3 आर लिटरेट। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, 100 लोग हैं तो उसमें से 4/5 जो है दे आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 80 है ना, 80, यानी 80 लोग जो हैं वो 25 के अंडर हैं, लेस देन 25। तो मोर देन 25 कितने हैं, मोर देन 25 वाले 20 लोग हैं। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट पक्का से सही है, ध्यान देना। ठीक है, पहले स्टेटमेंट बोलता है ऑल विलेजर्स हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। जितने भी विलेजर के पास खुद के घर हैं वो पढ़े लिखे हैं। जितने भी विलेजर्स के पास हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। कितने लोग के पास खुद के घर है, 50 लोग के पास है। और कितने लोग लिटरेट है यहाँ पे, 33। तो ये तो स्टेटमेंट बहुत गलत हो गया ना,
ये बोलता है कि सारे विलेजर जो पढ़े लिखे हैं उनके पास खुद के घर है, बट ऐसा तो हु आर लिटरेट हैव देयर ओन हाउस, बट ये चीज जो है ये हम बोल सकते हैं क्या पक्का से? फिफ्टी से ज्यादा है ना, हाउस 50 हैं लेकिन लिटरेट लोग कितने हैं? 33 हैं। हम इसको ना हम कुछ देर के लिए अपने पा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो 33 लोग हैं, ये जितने लिटरेट लोग हैं, इन सबके पास घर हो, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना, ऑल विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। नहीं, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जितने भी लोगों के पास घर है वो लिटरेट है कि नहीं? हाँ, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 50 लोगों से तो कम लिटरेट लोग ही है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। समझ में आया सबको? क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस, जितने भी विलेजर्स जिनके पास खुद के घर हैं वो पूरे लिटरेट है, बट ऐसा तो है नहीं, 33 लिटरेट है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। सम विलेजर्स अंडर 25 आर लिटरेट, कुछ विलेजर्स जो 25 के अंडर में हैं वो लिटरेट हैं। लिटरेट कितने? 33 हो सकता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग जिनका उम्र 25 से कम है, यानी 80 लोग है वैसे जिनका 25 से कम है, उसमें से कुछ लोग जो है वो 33 लोगों में आ सकते हैं, मतलब जो लिटरेट है। हो सकता है, पॉसिबल है ना, सही है सही है। तो ये जो 2 है इसको हम रख लेते हैं तब तक के लिए, जब तक के लिए हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट ना मिल जाए जो कि एकदम से सही हो, बट ये दिखने में तो सही सही लग रहा है, तो हम इसको रख लेते हैं अपने पास, कि हम बाद में कंक्लूड करेंगे। फिर क्या बोलता है, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। ठीक है, कितने लोग पैडी कल्टीवेट कर रहे हैं? 20। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट, ऐसा बोलना तो नहीं बोल सकते, सर्टेनली नहीं बोल सकते, कोई ऐसा कुछ प्रमाणता ही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट तो भाई गलत है, इट कैन नॉट बी सर्टेनली स्पोकन। और डी क्या बोलता है, नो विलेजर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैज देयर ओन हाउस। 25 साल से कम के जितने लोग हैं उसमें से किसी के पास खुद का घर नहीं है। भाई तुम ये कैसे बोल सकते हो? 50 लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, 80 लोग हैं भाई जो कि इससे कम है, यानी कि कुछ ना कुछ तो लोग होंगे ही ना जिनके पास खुद के घर हो, है ना? इसलिए ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, तो डी भी गलत है, इसलिए आंसर बी आ जाएगा इसका। समझ में आ गया? कैसे कर सकते हैं? हाँ, एलिमिनेट, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, तुम्हारा जो कहना है ना कि सर यहाँ पे ऑल है, तो सर यूपीएससी के क्वेश्चन में ऑल आया तो हमेशा गलत होगा, ओनली आया तो हमेशा गलत होगा। ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, हम जनरली इस टाइप की चीज देखते हैं कि भाई एकदम से ऑल आ गया या ओनली आ गया तो गलत रहता है। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट से कर लो, बाकी लॉजिक कई बार काम करता है बट कई बार नहीं करता, इस ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में उस तरीके से मत सोचना। हाँ, लेकिन जीएस में ऐसे सोचना कि ओनली लिखा है तो भाई गलत ही होगा, और ये होगा। स्पेशली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस या साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस में तो ओनली जो है आंसर वो जनरली गलत होता है। ठीक है, एक सिंपल सा चीज है, अगर तुम्हें ज्योग्राफी में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि गैलेक्सीज कंस्टिट्यूट ऑफ स्टार्स ओनली, तो ओब्वियसली गलत होगा ना, क्योंकि उसमें कुछ और सेलेस्टियल डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो केवल अगर ऐसा लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टार्स ओनली, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस जगह पे से साइंस रिलेटेड में गलत चीजें होने की संभावना होती है, और यूपीएससी रिस्क नहीं लेता, एक्चुअली ऐसा चीज है, इसलिए ओनली वाले आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, देन लेट्स मीट टुमारो विथ बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, चलो, thank you ladies and gentlemen, have a nice day all of you. Okay, bye.